हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2016 हिंदी प्रश्न पत्र सेकेंड। तो गाइज चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। तो गाइज देखिए, प्रश्न है ड़ वर्ण का उच्चारण स्थान है और ऑप्शन है तालु, मूर्धा, वर्ड्स या फिर कंठ। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व की भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और यह जैसे बोली जाती है उसी प्रकार से लिखी भी जाती है। इसके वर्णों का शुद्ध उच्चारण निश्चित स्वर यंत्रियों के द्वारा होता है। जैसे में अगर हम ट वर्ग को ले लें तो उसमें ट, ठ, ड, ढ और अड़। गाइज इनका उच्चारण का जो स्थान होता है वो होता है मूर्धा। तो गाइज बता दें कि मूर्धा किसे कहते हैं, तो कंठ और तालु के बीच के भाग को मूर्धा कहा जाता है। तो गाइज ड़ का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी मूर्धा। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए अगला प्रश्न है आगम वे अपुराणे पंडित मान बहंती पक श्रीफल अली अ जिम वाहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? और ऑप्शन है सरहपा, कण्हपा, डोम्भिपा या फिर कुरीपा। तो गाइज ये पंक्तियां हैं कण्हपा की। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन बी कण्हपा। वही गाइज सरहपा की भी कुछ पंक्तियां हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और कुछ इस प्रकार से पंक्तियां हैं नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियरा सहावे मुकल। और वहीं डोम्भिपा का भी कुछ प्रसिद्ध पंक्ति कुछ इस प्रकार है गंगा जमुना माझेरे बही नाही ताही बूढ़ीली मातंगी पोयाली ले पार करे। और वहीं कुरीपा का वो तो पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार से हाउ निवासी खमर भतारे मोहोर वियोगा कहर न जाई। तो गाइस चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है सूर्य समाना चंद में दहू किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरविला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है तुलसीदास, सुंदरदास, दादू दयाल या फिर कबीर दास। तो गाइज ये पंक्तियां हैं कबीर दास जी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन डी। गाइज इसके अलावा भी जो तुलसीदास की पंक्तियां हैं वो हैं गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग। तो गाइज ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। और वहीं दादू दयाल की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं यह मस्जिद यह देहरा सदगुरु दिया दिखाई भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। और सुंदरदास जी की पंक्तियां हैं इस प्रकार से पति हिसु प्रेम हो पति हिसु नेम हुए पति हिसु क्षेम हुए पति हिसु रत है। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और प्रश्न है द्वैतवाद के प्रणेता हैं। और गाइस ऑप्शन है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर डी ऑप्शन है रामानंद। तो गाइज ये प्रश्न को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप लोग को पता होगा कि द्वैतवाद के प्रणेता मध्वाचार्य माने जाते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जाता है ऑप्शन ए को और सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए मध्वाचार्य। गाइज ये तो रहा द्वैतवाद और वहीं आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि द्वैत इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो तो हो गए द्वैतवाद और द्वैतवाद के प्रणेता निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। वहीं शुद्धा द्वैतवाद के प्रणेता वल्लभाचार्य माने जाते हैं और विशिष्ट द्वैत इसके सिद्धांतकार या फिर हम कह लें कि प्रणेता रामानुजाचार्य माने जाते हैं और अद्वैतवाद के शंकराचार्य और अचिंत्य भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। और ऑप्शन है ए ऑप्शन है शेख नबी, बी ऑप्शन है कासिम शाह, सी ऑप्शन है नूर मोहम्मद और डी ऑप्शन है उस्मान। तो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे और सवरहद नामक स्थान पर रहते थे। तो गाइज ये जो राजतुल हकायक रचना है ये रचना है नूर मोहम्मद की और इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है गाइज ऑप्शन सी को। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी नूर मोहम्मद। इन्होंने फारसी में रौजतुल हकायक नामक पुस्तक लिखी थी। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद जी का अन्य पुस्तक है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती में 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा हुआ है। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 6 है इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? और ऑप्शन है ग्वाल कवि, राम सहायक दास, पद्माकर भट्ट और सम्मन। तो गाइज
प्रबंधात्मक वीर काव्य की जो जिन्होंने रचना किया है वो है पद्माकर भट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी को। पद्माकर भट्ट कुछ समय तक अनुरूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर के आश्रय में थे। यहीं पर भट्ट जी ने इनके नाम पर हिम्मत बहादुर विरुदावली नामक वीर रस की कीर्ति की रचना की थी और ग्वाल सर्वांग निरूपक कवि हैं। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सस्सई की रचना नहीं की है? और ऑप्शन है रसनिधि, बृंद, भूपति, बेनी प्रवीण। तो गाइस जिन्होंने सस्सई की रचना नहीं की है वो हैं बेनी प्रवीण। इन्होंने सस्सई की रचना नहीं की है। और बाकी जो बचे रसनिधि, वृंद, भूपति, इन्होंने सस्सई की रचना की हुई है। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। और ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो भ्रमरदूत के रचनाकार हैं गाइज सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमरदूत के रचनाकार हैं सत्यनारायण कविरत्न। और वहीं लाला भगवान दीन के रचना का नाम है नवीनवीन और वीर बालक। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के इनके रचनाओं के नाम है उद्धव शतक, हिंडोला, गंगावतरण। और राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है स्वदेशी कुंडल और धाराधर धावन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 9 है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों कामायनी के किस सर्ग की है? और ऑप्शन है गाइज वासना, काम, श्रद्धा या फिर लज्जा। तो गाइज ये काव्य पंक्तियां हैं श्रद्धा की। तो हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी को। वहीं गाइज वासना की भी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे कि चल पड़े कब से हृदय दो पथिक थे, अश्रांत यहाँ मिलने के लिए जो भटकते थे भ्रांत। और जो काम सर्ग से लिया गया है पंक्तियां वो हैं, वह आकर्षण वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मतवाली अपनी माया में। और लज्जा सर की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है? और ऑप्शंस हैं राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ या फिर अजात शत्रु। तो गाइस जयशंकर प्रसाद का नाटक विशाख कल्हड़ की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश पर आधारित है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी विशाख। विशाख नाटक कल्हड़ की राज तरंगिणी पर आधारित है। और जो इनका राजश्री नाटक है इसमें हर्षचरित और चीनी यात्री वेंग सांग को केंद्र में रखकर लिखा गया है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा नागों का विध्वंस करने के लिए किए गए यज्ञ पर आधारित है। वहीं गाइज अजातशत्रु एक ऐतिहासिक नाटक है जिसके केंद्र में अजातशत्रु के साथ साथ मगध, कोसल और कौशाम्बी का राज्य है। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? और ऑप्शन है राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया या फिर कमलेश्वर। तो गाइज मुड़ मुड़ कर देखता हूँ यह आत्मकथा है राजेंद्र यादव जी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। और गाइज आपको बता दें कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है 2001 ईस्वी। वहीं भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम है आज के अतीत और इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 2003 ईस्वी। और रविंद्र कालिया इनके आत्मकथा का नाम है गालिब छुटी शराब और इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। और वहीं कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है जो मैंने जिया भाग 3 और इसका प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, मणिकर्णिका के लेखक हैं? और ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन डॉक्टर धर्मवीर और सी ऑप्शन तुलसीराम, डी ऑप्शन सूरजपाल चौहान। तो गाइज मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीराम। इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी तुलसीराम। और गाइज मणिकर्णिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2013 ईस्वी। और मणिकर्णिका एक दलित आत्मकथा है और इसके आत्मकथाकार तो आप लोगों ने देख ही लिया तुलसीराम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं?
तो गाइज ऑप्शन है अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर या फिर उदय शंकर भट्ट। तो महाकाल उपन्यास के लेखक हैं गाइज अमृतलाल नागर। कंफ्यूज न होइएगा, एक है अमृत राय और एक है अमृतलाल नागर। तो महाकाल उपन्यास के जो लेखक हुए वो हुए अमृतलाल नागर। और अमृत राय के उपन्यास का नाम है भटियाली, विष्णु प्रभाकर के उपन्यास का नाम है अर्धनारीश्वर और उदय शंकर भट्ट के उपन्यास का नाम है लोक परलोक। गाइज महाकाल इसका प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। कामरेड का कोट कहानी के लेखक हैं और ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, अखिलेश, ज्ञान रंजन या फिर सृंजय। तो गाइज कामरेड का कोट इस कहानी के लेखक हैं गाइज सृंजय। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जाता है ऑप्शन डी को और कामरेड का कोट ये कहानी हुआ सृंजय का। वहीं विनोद कुमार शुक्ल इनके कहानी का नाम है पेड़ पर कमरा और अखिलेश की कहानी का नाम है सांपग्रस्त और ज्ञान रंजन जी के कहानी का नाम है क्षणजीवी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 15 है कुछ इस प्रकार से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? और ऑप्शन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, बी ऑप्शन है विषस्य विषमौषधम, सी ऑप्शन भारत दुर्दशा और डी ऑप्शन है नील देवी। तो गाइस भारतेंदु हरिश्चंद्र के रूपकों में से भाड़ है विषस्य विषमौषधम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन बी विषस्य विषमौषधम। और ये विषस्य विषमौषधम का जो प्रकार है वो है भाड़। वहीं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती यह एक प्रहसन है और भारत दुर्दशा इसको हम नाटक रासक भी कह सकते हैं और नील देवी इसका जो प्रकार है वो है कीर्ति रूपक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 16 है। सूर्यदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? और ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी और हरबंश लाल शर्मा। तो गाइज ये पंक्तियां हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। गाइज याद रखिएगा सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। गाइज ये इनके जो आलोचक हैं वो हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में कहा हुआ है वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। और नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सूरदास के बारे में कहा है स्थिति विशेष का पूरा विदर्शन भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है। और ऑप्शन है अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, भुक्तिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद। तो गाइज भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। और गाइज इनका दर्शन है साख्य। वहीं भट्ट लुल्लट इनके दर्शन का नाम है मीमांसा और भट्ट लुल्लट का सिद्धांत का नाम है उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद। वहीं श्री शंकुक इनके दर्शन है न्याय और इनका जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद। और शैव दर्शन अभिनव गुप्त से संबंधित है और अभिनव गुप्त के सिद्धांत का नाम है अभिव्यक्तिवाद। तो गाइज आपको पता चल गया होगा कि अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद या फिर भोगवाद ये हो गए भट्टनायक और अनुमितिवाद इसके सिद्धांतकार हो गए श्री शंकुक और उत्पत्तिवाद या फिर हम आरोपवाद भी कर सकते हैं वो हो गया भट्ट लुल्लट का। तो अगला प्रश्न है हमारा कुछ इस प्रकार से और प्रश्न है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। और ऑप्शन है कुंतक, विश्वनाथ,
भामह या फिर आनंदवर्धन। तो गाइज वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य कुंतक। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक का है, वही अलंकार सिद्धांत है भामह का, और ध्वनि सिद्धांत है गाइज आनंदवर्धन का। और जो विश्वनाथ हैं वो रसवादी आचार्य भी माने जाते हैं। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 19 है, अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, और ऑप्शन है कॉलरिज, क्रोचे, टी.एस. इलियट या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड। तो गाइज अभिव्यंजनवादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं क्रोचे। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी क्रोचे। वहीं गाइज निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक टी.एस. इलियट माने जाते हैं, और कल्पना का सिद्धांत ये है कॉलरिज का। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रश्न है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक हैं, और ऑप्शन है हंसराज रहबर, इंद्रनाथ मदान, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर रामविलास शर्मा। तो गाइज प्रेमचंद और उनका युग, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। हमारा आंसर जाता है ऑप्शन डी को। और गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम है, और ऑप्शन ए है पुष्पदंत, आदहमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र, और बी ऑप्शन है आदहमाण, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, सी ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, आदहमाण, हेमचंद्र, और डी ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत या फिर आदहमाण। तो गाइज आपको बता दें कि जो स्वयंभू हैं इनका जन्म काल माना जाता है गाइज 8वीं सदी, वहीं पुष्पदंत 10वीं सदी के माने जाते हैं, और आदहमाण 12वीं सदी है इनका समय, और हेमचंद्र का समय माना जाता है 12वीं सदी का उत्तरार्ध। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ स्वयंभू 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, और वहीं आदहमाण 12वीं सदी, और हेमचंद्र 12वीं सदी का उत्तरार्ध। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 22 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन ए है बिहारी, देव, भिखारीदास, पद्माकर, और वहीं बी ऑप्शन है देव, भिखारी, पद्माकर, भिखारीदास, और सी ऑप्शन है भिखारीदास, देव, बिहारी या फिर पद्माकर, वहीं डी ऑप्शन है भिखारीदास, बिहारी, देव या फिर पद्माकर। तो गाइज बिहारी इनका जन्म माना जाता है 1595 ईस्वी, देव का जन्म समय है 1673 ईस्वी, वहीं भिखारीदास जी का जन्म काल है 1725 ईस्वी, और पद्माकर जी का जन्म काल है 1753 ईस्वी। तो इस प्रश्न का गाइस सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन ए की तरफ, बिहारी, देव, भिखारीदास और पद्माकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है कि जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन है गाइस हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली। बी ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली। सी ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, नरेंद्र शर्मा। डी ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो गाइज रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका जन्म काल है 1915 ईस्वी, वहीं गोपाल सिंह का जन्म है 1911 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन का जन्म है गाइज 1907 ईस्वी, और नरेंद्र शर्मा का जन्म काल है 1913 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज एक बार और देख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन का जन्म काल है 1907 ईस्वी, वहीं नरेंद्र शर्मा का जन्म काल है गाइज 1913 ईस्वी, और गोपाल सिंह नेपाली का जन्म काल है 1911 ईस्वी, और वहीं रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म काल है 1915 ईस्वी। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन ठीक से नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए एनटीए ने इस प्रश्न को गलत माना है। वैसे इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन में इधर उधर मिस्टेक होने के कारण इस प्रश्न को गलत ठहराया गया है। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 24 है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन है यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, साकेत। बी ऑप्शन है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, द्वापर, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, साकेत।
तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यशोधरा, इसका जन्म समय है यशोधरा का 1932 ईस्वी, और द्वापर का समय है गाइज, प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। वही गाइज पंचवटी का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1925 ईस्वी, और साकेत का समय है गाइज 1931 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही क्रम हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और द्वापर 1936 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन है जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, वाद्य उत्तर, कबीर और अन्य कविताएं, और बी ऑप्शन है गाइज बाघ, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, अभी बिल्कुल अभी। सी ऑप्शन है गाइज अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ। और गाइज डी ऑप्शन है जमीन पक रही है, बाघ, अभी बिल्कुल अभी, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। तो गाइज बाघ, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1996 ईस्वी। बाघ का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1996 ईस्वी। और जमीन पक रही है, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1980 ईस्वी। वहीं उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं का प्रकाशन वर्ष है 1995 ईस्वी। और अभी बिल्कुल अभी, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1960 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है वो जाता है ऑप्शन सी की तरफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ अभी बिल्कुल अभी 1960 ईस्वी, जमीन पक रही है 1980 ईस्वी, और जो अगला ऑप्शन है उत्तर कबीर, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज उत्तर कबीर का और अन्य कविताएं का 1995 ईस्वी, और बाघ का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन ए है कोणार्क, नारद की वीणा, अंधा कुआं, बकरी। बी ऑप्शन है नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। सी ऑप्शन है अंधा कुआं, बकरी, कोणार्क, नारद की वीणा, और डी ऑप्शन है बकरी, कोणार्क, अंधा कुआं, नारद की वीणा। तो गाइस नारद की वीणा, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइस 1946 ईस्वी। वहीं कोणार्क का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी, और अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1955 ईस्वी, और गाइज बकरी का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न संख्या 27 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है, और ऑप्शन है परति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। बी ऑप्शन है दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, परति परिकथा। सी ऑप्शन है जुलूस, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड, परति परिकथा, और डी ऑप्शन है पलटू बाबू रोड, परति परिकथा, दीर्घतपा और जुलूस। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो है ऑप्शन ए, परति परिकथा। गाइज इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, परति परिकथा का 1957 ईस्वी, और वहीं दीर्घतपा, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1963 ईस्वी, और जुलूस का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1965 ईस्वी, और पलटू बाबू रोड, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। तो गाइस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, और ऑप्शन ए है किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक, गोबर गणेश। बी ऑप्शन है पूर्वा पर विनायक, किस्सा गुलाम, गोबर गणेश। सी ऑप्शन है गोबर गणेश, पूर्वा पर विनायक, किस्सा गुलाम। डी ऑप्शन है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर या फिर विनायक।
तो गाइज आपको बता दें कि पूर्वापर इसका प्रकाशन वर्ष है 1990 ईस्वी। पूर्वापर का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1990 ईस्वी। और विनायक का गाइज प्रकाशन वर्ष है 2011 ईस्वी। और वहीं गाइज किस्सा गुलाम का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1986 ईस्वी। और गोबर गणेश इसका प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोबर गणेश 1978 ईस्वी, किस्सा गुलाम 1986 ईस्वी और पूर्वापार 1990 ईस्वी और आखिरी दिन 1992 ईस्वी, पुनर्वास 1995 ईस्वी और विनायक 2011 ईस्वी। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 29 है गाइज, कुछ इस प्रकार से है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? और ऑप्शन है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वर्षी शेष यात्रा। और बी ऑप्शन है अंतर्वंशी 55 खंभे लाल दीवारें शेष यात्रा, रुकोगी नहीं राधिका। सी ऑप्शन है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी। और डी ऑप्शन है शेष यात्रा, 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका और अंतर्वंशी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 55 खंभे लाल दीवारें। इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी। और रुकोगी नहीं राधिका इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज 1967 ईस्वी। और शेष यात्रा गाइज, शेष यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी। और वहीं गाइज लास्ट वाला जो बचा है अंतर्वंशी, इसका प्रकाशन वर्ष है गाइज सन 2000 ईस्वी। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 30 है। मुझे पता है कि राइटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 30 की तरफ। और प्रश्न संख्या 30 है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। बी ऑप्शन है आई.ए. रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. इलियट। सी ऑप्शन है टी.एस. इलियट, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, आई.ए. रिचर्ड्स। और डी ऑप्शन है क्रोचे, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ, इलियट। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए की तरफ। और गाइज बता दें कि वर्ड्सवर्थ इनका जन्म समय है 1770 ईस्वी, 1770 ईस्वी। और क्रोचे का जन्म है 1866 ईस्वी, 1866 ईस्वी। और टी.एस. इलियट इनका जन्म समय है गाइज 1888 ईस्वी, 1888 ईस्वी। आई.ए. रिचर्ड्स का प्रकाशन वर्ष है 1893 ईस्वी। तो चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शंस हैं चंदा, नागमती, राजमती, मालवड़ी। और सूची दो के ऑप्शन है विशल देव रासो, चंदायन, ढोला मारू दूहा, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो गाइस चंदा, ये जो रचना है इसके लेखक है गाइस चंदा के, गाइस चंदा इसके लेखक है मुल्ला दाऊद। और गाइस मुल्ला दाऊद के काव्य ग्रंथ का नाम है चंदायन और चंदायन का जो पात्र है गाइस वो है चंदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सेकंड नंबर का। और नागमती गाइस ये पात्र है पद्मावत की। और गाइस नागमती जो पात्र है पद्मावत की और पद्मावत काव्य ग्रंथ के लेखक हुए गाइस जायसी। तो नागमती हो जाएगी, ये पात्रा है पद्मावत की। और राजमती ये पात्रा है विशल देव रासो की। वहीं मालवड़ी ये जो पात्र है गाइज वो है ढोला मारूरा दूहा की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 और ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाताओं राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है चंद्रबरदाई, बिहारी,
जगनीक भूषण। सूची 2 के ऑप्शन है छत्रसाल, परमाल, जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, बिसलदेव रासो। तो गाइज आपको बता दें कि चंद्रबरदाई इनके जो आश्रयदाता हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान, आप लोग को भी पता होगा। वहीं बिहारी के जो आश्रयदाता राजा वो हैं जय सिंह, और जगनीक के आश्रयदाता है गाइज परमाल। वहीं भूषण इनके आश्रयदाता है गाइज छत्रसाल। और गाइज बता दें कि बिसलदेव ये आश्रयदाता है नरपति नाग के। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है ना वो हुआ ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका। और सूची 2 के ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, रामधारी सिंह दिनकर, राजकमल चौधरी, नरेश सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र। तो गाइज मुक्ति प्रसंग इसके कवि है गाइज मुक्ति प्रसंग के राजकमल चौधरी। वहीं खुशबू के शिलालेख इसके कवि हुए भवानी प्रसाद मिश्र, खुशबू के शिलालेख। वहीं अनुभव के आकाश में चांद इसके जो रचनाकार है गाइज अनुभव के आकाश में चांद इसके हैं लीलाधर जगुड़ी। और रेणुका इसके जो कवि है गाइज वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन हैं आत्मजयी, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन। सूची 2 के ऑप्शन से गाइज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी, कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल। तो गाइज खूंटियों पर टंगे लोग इसके रचनाकार है गाइज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग के इसके रचनाकार है गाइज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आत्मजयी के कवि है गाइज कुंवर नारायण, और मगध इसके जो कवि हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा। और पहाड़ पर लालटेन इसके जो हैं वो हैं मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन इसके कवि हैं गाइज मंगलेश डबराल। वहीं गाइज राजेश जोशी इनके कृति का नाम है दो पंक्तियों के बीच। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और गाइज प्रश्न संख्या 35 है कुछ इस प्रकार से। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। और भी है धरती हिलकर नींद भाग दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लोग लाग लगा दे। और सी ऑप्शन है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। और डी ऑप्शन है भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। और सूची 2 के ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाथुराम शर्मा शंकर, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो गाइज पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। गाइज इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। इसके हुए राम नरेश त्रिपाठी। धरती हिल कर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। गाइज इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन पंक्तियों के लेखक हुए। वहीं भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। गाइज इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो गाइज चलिए इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या जाता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन ए की तरफ। पहले का ए का चौथा, बी का पहला, सी का पांचवा और डी का दूसरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के गाइज ऑप्शंस हैं आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन,
संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। और गाइस बी ऑप्शन है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तूहे लाया। सी ऑप्शन है कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन हो कर मतवाला। और डी ऑप्शन है स्वर्ण है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणा में यही एक है ठोर। और बी सूची 2 के ऑप्शन है गाइज अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, कामना, चंद्रगुप्त। तो गाइज जो ये है आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन, संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। गाइज ये पंक्तियां हैं गाइज स्कंदगुप्त की। वहीं यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तूहे लाया। गाइज ये पंक्तियां हैं ध्रुव स्वामी नाटक के। वहीं गाइज कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, ये पंक्तियां गाइज चंद्रगुप्त नाटक का। और स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम करुणा में यही एक है ठौर। गाइज ये पंक्तियां हैं अजातशत्रु नाटक की। तो गाइज चलते हैं इसके हम उत्तर को देख लेते हैं कि क्या होगा। तो गाइज हमारा जो लास्ट वाला था उसी से हम इस उत्तर को पहचान सकते हैं। जो डी वाला था उसका उत्तर था गाइज पहला, डी वाले को हमने पहले में मिलाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। गाइज अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तभी लाइक करिएगा, वरना मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर करना हो तो जरूर कीजिएगा, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हो तो। और प्रश्न संख्या 37 है गाइज, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। गाइज इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं नेट जेआरएफ के। तो चलते हैं इसकी सूची को चलिए देख लेते हैं। और सूची 1 के ऑप्शन हैं आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला का जोखिम, तमाल के झरोखों से। वहीं सूची 2 के ऑप्शन है निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई, बालकुमुद गुप्त। तो गाइज आस्था और सौंदर्य इसके लेखक हैं गाइज रामविलास शर्मा। वहीं अपनी अपनी बीमारी इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और गाइज कला का जोखिम इसके लेखक हैं गाइज निर्मल वर्मा। और तमाल के झरोखे से इसके लेखक हैं गाइज विद्यानिवास मिश्र। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर जाता है हमारा ऑप्शन बी की तरफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित उपन्यासों को उनमें विचित्र गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से राग दरबारी, आधा गांव, महिला आंचल, गोदान। सूची 2 के ऑप्शन हैं गंगौली, भिलारी, लखनपुर, मैरीगंज, शिवपालगंज। तो गाइज आपको बता दें कि जो राग दरबारी उपन्यास है इसमें जिस गांव का वर्णन किया गया है गाइज वो है शिवपालगंज। राग दरबारी में जो गांव चित्रित है गाइज वो हुआ शिवपालगंज। वहीं आधा गांव में गंगौली गांव का वर्णन किया गया है। और वहीं मैला आंचल गाइज, मैला आंचल में मेरीगंज गांव का वर्णन है। और गोदान में गाइज बेलारी गांव का वर्णन किया गया है। वहीं गाइज ये जो लखनपुर है ये प्रेमाश्रम उपन्यास में इस गांव का वर्णन किया गया है। तो गाइज चलते हैं इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन से औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस। सूची 2 के ऑप्शन से गाइज भरतमुनि, आनंदवर्धन, भामा, क्षेमेंद्र और कुंतक। तो गाइज अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि वक्रोक्ति संप्रदाय, ये संप्रदाय है गाइज कुंतक का। वहीं जो रस संप्रदाय है गाइज ये संप्रदाय है भरतमुनि का। और ध्वनि संप्रदाय गाइज ये है आनंदवर्धन का। वहीं गाइज जो औचित्य संप्रदाय है इस संप्रदाय के सिद्धांतकार है गाइज क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र का है। और भामा का गाइज आप लोग को मैंने बताया था अलंकार संप्रदाय इनका है। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन 4। जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का पहला।
तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन हैं चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, आर्ट्स, पोएटिका। तो गाइस सूची दो के ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड, हॉरेस, कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, I.A. रिचर्ड्स। तो गाइज चर्च एंड स्टेट, इसके जो रचनाकार हैं गाइज चर्च एंड स्टेट के, वो हैं कॉलरिज। और लिटरेचर एंड ड्रामा गाइज इसके रचनाकार हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। और वहीं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, इसके जो रचनाकार हैं गाइज वो हैं I.A. रिचर्ड्स। और आर्ट्स पोएटिका, इसके रचनाकार हैं गाइज हॉरेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारे अगले प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के प्रश्नों को कथन के रूप में दिए गए हैं। और पहला स्थापना के रूप में दिया गया रहेगा और दूसरा तर्क, और विकल्पों का चयन करके हमको उसका उत्तर देना है। तो गाइज स्थापना देखिए दिया गया है प्रश्न संख्या 41 का, परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। और तर्क दिया गया है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। और गाइज ऑप्शन दिए गए हैं दोनों गलत, बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है दोनों सही, और डी ऑप्शन है ए सही आर गलत। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जो दोनों कथन और जो तर्क दिया गया है ये दोनों ही बातें गलत हैं। अब क्यों गलत है चलिए जान लेते हैं। वह प्रथा, प्रणाली या क्रिया क्रमबद्ध सिलसिला जो प्राचीन समय से चला आ रहा हो वह परंपरा होता है, ये तो आपको भी पता है। और परंपरा सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य आदि की बात करती है। आधुनिकता परंपरागत विचारों, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और रूढ़िगत रीति रिवाजों के विरुद्ध या उसमें संशोधित रूप में नवीन और वैज्ञानिक आविष्कार, विचार एवं मूल्यों को संपोषित करती है। गाइज परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं बल्कि आधुनिकता की परंपरा की विरोधी है। परंपरा आवश्यक सुधारात्मक आधुनिकता को ग्रहण करती है, जबकि आधुनिकता पूर्णतः नवीनता की बात करती है। परंपरा आधुनिकता को पोषित करती है लेकिन भविष्य का मार्ग अवरुद्ध नहीं करती है। तो गाइज यहाँ पर जो ऊपर दोनों कथन दिया गया था वो दोनों का दोनों ही गलत था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 42 का जो स्थापना दिया गया है वो है, मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। गाइज ये बात बिल्कुल भी गलत कहा जा रहा है, क्योंकि मिथक एक कथा, कल्पना, विचार, चिंतन, कला इत्यादि है जिसका संबंध धर्म, दर्शन, इतिहास, समाज, संस्कृति, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यापार इन सब चीज़ों से होता है। मिथक का संबंध मात्र सामाजिक प्रयोजन के संरक्षण और संचालन से नहीं है, इसका संबंध समाज एवं मनुष्य की सभी क्रियाओं एवं विधाओं से है। और देख लेते हैं तर्क क्या दिया गया है कि इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। तो गाइस यहाँ पर यह भी बात गलत कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध रचनात्मक स्वतंत्रता से भी है, इसलिए यहाँ पर जो है वो गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो स्थापना है वो और तर्क दोनों का दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 43 है, स्थापना है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। और गाइस तर्क दिया गया है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। और ऑप्शन दिए गए हैं ए सही आर गलत, बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है ए सही आर सही, और डी ऑप्शन है दोनों गलत। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, क्योंकि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक का एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह कई अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता है। साहित्य में प्रतीक का निश्चित अर्थ न होने के कारण रचनात्मक स्तर पर साहित्य में प्रतीक को लेकर पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद होता रहता है। जैसे यदि प्रयोक्ता ने रचना में चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया है तो यह जरूरी नहीं कि पाठक वही अर्थ समझे जो प्रयोक्ता ने किया हो, क्योंकि इसके कई अर्थ होते हैं। सुंदरता के लिए, गोलाकार के लिए, शीतलता के लिए, श्वेत प्रकाश के लिए, कलंक के लिए इत्यादि अर्थों में गाइस इसका प्रयोग होता है। पाठक कुछ भी समझ सकता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए जो ऊपर कथन और तर्क दिए गए हैं दोनों ही बात गलत है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 44 है, कुछ इस प्रकार से स्थापना दिया गया है,
काव्य के संदर्भ में वाक्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। गाइस यह बात बिल्कुल ही सही है। और देखिए तर्क क्या दिया हुआ है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो गाइस ये बात यहाँ पर बिल्कुल ही गलत कहा जा रहा है, क्योंकि यह संवेदनाओं को अनुभूतियों से संपृक्त करती है। सच्ची काव्यानुभूति का संबंध भावानुभूति और यथार्थ अनुभूति दोनों से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। और प्रश्न संख्या 45 से गाइज स्थापना दिया गया है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है। और तर्क देखिए क्या दिया गया है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। भाई गाइज ये बात भी बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो गाइज चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के प्रश्नों को अवतरणों को पढ़ करके हमको उसके उत्तर देना है। और देखिए गाइज चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज लाइन कुछ इस प्रकार से है, श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उनकी काट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधना में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्याप्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। और गाइज प्रश्न संख्या 46 है कि हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। और ऑप्शंस दिए गए हैं, श्रद्धा द्वारा, आचरण द्वारा, आस्था द्वारा या फिर भक्ति द्वारा। तो गाइज हमने ऊपर की लाइनों में ही पढ़ा कि भक्ति द्वारा हम दूसरे के महत्व के अधिकारी हो सकते हैं, भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। और गाइज अगला प्रश्न है, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं। और इसका जो ऑप्शन ए है वो है लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से, या बी ऑप्शन है भेंट चढ़ाने वाले भक्तों की दक्षिणा से, या सी ऑप्शन है श्रद्धालुओं के सहयोग से, या जो डी ऑप्शन है वो है दंडवत करने वाले भक्तों के सहयोग से। तो गाइज ये लाइनों को भी हमने पढ़ लिया है और हमने पढ़ा कि लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से महात्मा अन्याय का दमन करने में समर्थ होते हैं। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, लोक कल्याण साधना में सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि, ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आचरण ठीक ठीक होता है, दूसरा जो बी ऑप्शन है वो है दूसरों का आचरण ठीक होता है, सी ऑप्शन है ऐसे आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें, और जो डी ऑप्शन है वो है दिन रात काम करते रहें। तो गाइज आप अपने मन से ये सोचिए कि समाज कल्याण संभव हो पाता है, कैसे हो पाता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब आपका आचरण ऐसा हो कि आप दूसरे के प्रति, जब आपका आचरण ऐसा हो कि आप दूसरे के प्रति भक्ति रखें, तभी समाज का कल्याण संभव हो पाता है। तो गाइज हमने ऊपर इस लाइनों को पढ़ लिया है। तो गाइज इस प्रश्न का सही हमारा उत्तर होता है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 49 है,
भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है। और ऑप्शन ए है लोक हितकारिणी शक्ति को अस्वीकार करना। बी ऑप्शन है समाज के प्रति आकर्षित होना। सी ऑप्शन है भक्त को सर्वोपरि मानना। और डी ऑप्शन है लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। तो गाइस हमने पढ़ा कि लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना ही भक्ति का सामाजिक महत्व कहलाता है। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। तो चलते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, और आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन दिए गए हैं आकर्षण विधान, सामाजिक लगाव, पिंडों का आविर्भाव, अणुओं का अस्तित्व। तो हमने पढ़ा था कि आकर्षण विधान मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। बिना आकर्षण के पिंडों का आविर्भाव, अणुओं का अस्तित्व और सामाजिक लगाव नहीं हो सकता। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, आकर्षण विधान। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।